तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग एजेंटिक एआई मास्टरी का जो मॉड्यूल 3 है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और मॉड्यूल 3 क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई के वो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनको मिल करके हम लोग एक एजेंट बनाते हैं, एक एजेंटिक एआई का सिस्टम बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है मेमोरी। और मेमोरी होता क्या है? दिस इज द ब्रेन ऑफ द एजेंट। दिस इज द ब्रेन ऑफ द एजेंट। एजेंट कुछ भी स्टोर करना होता है तो वो मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। And this is the main component of our agentic AI system of our autonomous agent. So intelligent agent need memory to function effectively. कोई भी अ, अगर एजेंट है उसके पास हम लोग अगर मेमोरी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो उसका फंक्शन करने का जो तरीका होता है वह और अच्छे से मॉडिफाई हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है? क्योंकि क्योंकि वह चीज़ों को याद रख सकता है कि पिछले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में क्या करना है और कौन-सा स्टेप उसके लिए सही होगा और कौन-सा गलत होगा। इससे इसके लिए वह मेमोरी का यूज़ करता है। एंड इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर्स करंट कॉन्टेक्स्ट, ओके? करंट इन्फॉर्मेशन है तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेन्स हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ द यूजर प्रेफरेंस। और जो हिस्टोरिकल डेटा होगा उसको स्टोर करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है? तो इस तरीके से मेमोरी दो तरीके की हो गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। करंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की आवश्यकता होगी और जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है यानी लॉन्ग ड्यूरेशन की जो मेमोरी है उनको स्टोर करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी की आवश्यकता होगी। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो ये एजेंट की एडॉप्टिंग एंड जो टास्क एग्जीक्यूट की जो कैपेबिलिटी है उसको ये दोनों बढ़ा देते हैं। क्योंकि इसके अंदर मेमोरी है और कितने टाइप की मेमोरी है? शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी किस लिए यूज होती है कि हमें अगर करंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, और हमें लॉन्ग टर्म की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है या हिस्टोरिकल डेटा का यूज करना है तो हम लोग वहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी टर्म का यूज करते हैं। ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का यहाँ पे दिखाया भी गया है। ओके, सो व्हेन वी हैव टू store the current information, then we use short term memory, current context focus, and it's applicable for immediate adoption. Okay, एंड यहाँ पे ह्यूमन, ये देखिए क्या है यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पर्सनलाइजेशन सपोर्ट के लिए आ जाता है और हिस्टोरिकल पैटर्न रिटेंशन के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरा टर्म है गोल टास्क एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो सबसे पहला टर्म क्या था? मेमोरी। मेमोरी में हमने देखा कि मेमोरी क्या करती है? हमें चीज़ों को स्टोर करने में मदद करती है एंड दिस इज ब्रेन ऑफ द एजेंट। और मेमोरी कितने तरीके की होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। करंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज करते हैं एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को, लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करना होता है तो हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज गोल टास्क एंड प्रायोरिटाइजेशन। ये कैसे होता है? एजेंट कैन प्लान एंड प्रायोरिटाइज टास्क टू मीट गोल इफेक्टिवली। ओके, तो जो हमारा एजेंटिक एआई का एजेंट होता है वह प्लान बनाता है और प्लानिंग के हिसाब से वो टास्क को प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, ताकि वह एक स्पेसिफिक गोल पे पहुंच सके। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैनेजिंग ईमेल बाय चेकिंग अर्जेंट मैसेज फर्स्ट, ओके, देन रिस्पॉन्डिंग एंड फाइनली ऑर्गेनाइजिंग द न्यूज़लेटर। अगर हमें न्यूज़लेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एजेंट बनाना है तो हमारा एजेंट क्या करेगा? सबसे पहले ईमेल को मैनेज करेगा बाय चेकिंग अर्जेंट मैसेज कौन सा है, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उसके बाद वो हमारा जो न्यूज़ लेटर है उसको ऑर्गेनाइज करेगा इस तरीके से। ओके, सो टास्क मैनेजमेंट साइकिल क्या हो गई यहाँ पे? ओके, तो सबसे पहले हमारा एजेंट जो है अर्जेंट मैसेज चेक करेगा। ओके, उसके बाद ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करेगा, जो जो जरूरी होंगे उन ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करेगा अर्जेंसी के हिसाब से, जो पहले इंपॉर्टेंट होंगे उनको, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट होंगे उनको। तो ये देखिए हमारा एजेंट के पास ये इंफॉर्मेशन है कि कौन-सा ईमेल इम्पोर्टेंट है, कौन-सा ईमेल लेस इम्पोर्टेंट है, किस पे हमें पहले रिप्लाई करना है, किस पे बाद में रिप्लाई करना है। जो एक ह्यूमन कर सकता है, वो हमारा एजेंट कर सकता है, ठीक है? इसीलिए एजेंटिक एआई को क्या कहा गया है? इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड नाउअडेज़। ओके, तो जैसे कि आपका चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, ये क्या है? ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है। इनसे हम एक क्वेश्चन कहेंगे तो उसके बदले में हमें एक आंसर देगा। लेकिन ये एजेंट जो होते हैं ना, इनके पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है और ये हमारे लिए कोई काम कर सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन करवाना हो, फ्लाइट बुकिंग करवाना हो, होटल बुकिंग करवाना हो,
इन सभी के लिए वो हमारे लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने अर्जेंट मैसेज चेक किया, उसके बाद उसने ईमेल पे रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद इस तरीके से हमारा न्यूज़लेटर को ये ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पे न्यूज़लेटर ऑर्गेनाइजर हमारा एक एजेंट है, वो किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब आता है प्लानिंग, ठीक है। मेमोरी के बाद आपका आया, मेमोरी के बाद देखिए आपको क्या आया, गोल, टास्क, प्रायोरिटाइजेशन। उसके बाद आया आपका प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, द एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। प्लानिंग डिफाइंस स्टेप बाय स्टेप एक्शन फॉर गोल कंप्लीशन। ओके, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस होता है कि कौन से स्टेप के बाद क्या, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से हमें कौन-कौन सा काम करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, ये हमारे एजेंट के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है ताकि वह एक स्पेसिफिक गोल को कंप्लीट कर सके। इट इनेबल एजेंट्स टू फंक्शन ऑटोनोमसली विदाउट कांस्टेंट इनपुट। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले गोल डिफाइन करना होता है, उसके बाद स्टेप डिफाइन करना होता है, उसके बाद एक्शन एग्जीक्यूट करना होता है, उसके बाद हमें ऑटोनॉमी यहाँ पे अचीव हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक टास्क करने के लिए इसको मतलब अप्लाई कर दिया जाता है कि नाउ माय एजेंट कैन डू एनी टास्क ऑटोमेटिकली एंड टेक डिसीजन। ओके, अब देखते हैं टूल कौन-कौन से यूज़ होते हैं और इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्शन किया जाता है। सो एजेंट इंटरेक्ट विद रियल वर्ल्ड यूजिंग टूल्स। दे कैन सर्च द वेब, ठीक है, जैसे हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, फाइल को पार्स कर सकते हैं, ईमेल को सेंड कर सकते हैं, एपीआई को कॉल कर सकते हैं, एंड इस तरीके से हम लोग अपने एजेंट को एक फंक्शनल पावर दे सकते हैं। हमारा एजेंट क्या कर सकता है, वेबसाइट में से इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, फाइल्स हो गए उनको पार्स कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन सर्च किया उसने उनको पार्सिंग करनी है, तो उसको वो कर सकता है, ईमेल भेज सकता है और भी बहुत सारे काम कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे इतना ही इस डॉक्यूमेंट में है, तो इसमें इतना ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एजेंट इंटरेक्शन साइकिल क्या होती है, तो सर्च द वेब, एजेंट गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। देखिए डेटा का काम तो आएगा ही, चाहे आप एजेंटिक एआई पढ़ लीजिए, चाहे ऑटोनॉमस एआई पढ़ लीजिए, एडवांस एआई पढ़ लीजिए, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लीजिए, आपको डेटा का काम तो आएगा ही, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसीलिए बनाया ही गया है, जो काम हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं कर पाती है, उन्हीं कामों को करने के लिए हम लोग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग का यूज करते हैं। और मशीन लर्निंग में हम लोग अपने मॉडल कैसे ट्रेन करते हैं, डेटा का यूज करके। अब डेटा कहाँ से गैदर होता है, वेबसाइट से गैदर होता है, और भी जो डेटा स्टोरेज होते हैं, जो डेटा की इंफॉर्मेशन जहाँ से मिले, डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, डेटा अनस्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें हमें डेटा को डिफाइन करना पड़ता है, डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स। सो आवर डेटा फर्स्ट कम फ्रॉम द वेब, सो एजेंट गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, यहाँ पे डेटा को गैदर करने के लिए आपको ह्यूमन की आवश्यकता नहीं है, हमारा एजेंट ही डेटा को गैदर करेगा इंटरनेट से। उसके बाद क्या करेगा, जो उसने डेटा को गैदर कर लिया है, अब उसके बाद उसका दूसरा काम आ गया, हाउ टू पास द फाइल्स। डेटा इज कंप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड नाउ its duty of agent is task by the agent to pass the file. Agent analyze and extract data from files. Okay, extract data from files. And after that, once data has been extracted, it's duty of agent, next task of agent to communicate through email. And after that, it will call API. Agent access external service and data using API. Okay, जैसे मान लीजिए आपको चैटबॉट बनाना है और आप चाहते हैं कि मैं एक्सटर्नल एपीआई का यूज़ करके चैटबॉट बनाऊँ, तो जैसे आपको इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, तो उसके लिए आप सर्प एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, सर्प एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, डक-डक-गो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डक-डक-गो का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन अगर फेच करवानी है, तो वहाँ पे आप रैग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको टेक्स्ट संबंधित डेटा चाहिए, आप अब चैटबॉट से ये सर्च करवा रहे हैं, अपने एजेंट से ये सर्च करवा रहे हैं कि मुझे आज की न्यूज़ चाहिए, या मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको गूगल की जेमिनी एपीआई से मिल जाएँगी, या ओपन एआई से मिल जाएँगी। तो इनके लिए हमें एपीआई को कॉल करवाना पड़ता है, ओके? तो यहाँ पे हमारा एजेंट एपीआई को भी कॉल करने में सक्षम होता है। सो यहाँ पे देखिए प्रोसेस चला कैसे, पहले हमारा डेटा आया, फिर हमने डेटा को पार्स किया, उसके बाद उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाली, ईमेल सेंड किया। उसके बाद मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि मुझे एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करना है, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल एपीआई यूज़ कर सकते हैं और आपका सारा का सारा काम ये एजेंट ही करेगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगा, केवल हमें अपने प्रोग्रामिंग में
इसको सेट करना होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि एजेंटिक एआई में और मशीन लर्निंग के अंदर तो हम अपने मॉडल को डेटा से ट्रेन करते हैं, उसमें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये हम बताएंगे कैसे कि कौन सा वेबसाइट का एड्रेस तुम्हें सर्च करना है, ठीक है। और डेटा पार्स करोगे तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, कमा नहीं होना चाहिए, या इमेज है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सब हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल भेजना है तो किसको भेजना पड़ता है, तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आवश्यकता पड़ती है। पाइथन की हो गई, डॉटनेट की हो गई, ओके, नोड जेएस की हो गई, इस तरीके से हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उनको भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ, एजेंटिक एआई के आने से, ऑटोनोमस एआई के आने से आजकल लोग कहते हैं कि कोडिंग तो बड़ी आसान हो गई है, लेकिन कोडिंग आसान तो हो गई है, मान लीजिए आपने फायरबेस का यूज करके या किसी ऑटोमेटिक कोडिंग एजेंट का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके आपने चैटबॉट बना लिया, ठीक है। चैटबॉट तो आपने बना लिया, कहा आपने कि भाई मैं चैटबॉट बना लिया, आपने लिंक्डइन पे शेयर कर दिया, अपने नेटवर्क में शेयर कर दिया, लेकिन जब उस चैटबॉट में कोई प्रॉब्लम आई, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग तो आनी सीखनी पड़ेगी, आपको जानना ही पड़ेगा क्या होता है भाई, कौन से फाइल में कौन सा चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपका फायरबेस स्टूडियो का यूज करके आप कोई चैटबॉट बना रहे हैं, लेकिन वो तो कोडिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई चेंज करना हुआ, कुछ एरर आ गई, तो कैसे चेंज करोगे। चैट गूगल जेमिनी से कहोगे कि कोई एरर आ गई है उसको चेंज कीजिए, मान लीजिए गूगल जेमिनी ने भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया, ठीक है, उसमें कोडिंग में चेंज नहीं किया, तो कैसे जानोगे कि मुझे कौन से फाइल में क्या चेंजेस करना है। तो उसके लिए हमें कोडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, ठीक है। नाउ डिसीजन लॉजिक फ्रॉम ट्रीज टू बिहेवियर, ओके, डिसीजन लॉजिक्स अब लगाते हैं ट्रीज टू बिहेवियर तक, ओके। सो एजेंट यूज डिसीजन मॉडल क्या करने के लिए, डिसीजन ट्री, अगर इफ एल्स लॉजिक लगाना है, आइदर पास और फेल, ठीक है। एंड एफएसए मतलब फाइनाइट स्टेट मशीन, स्विच बिटवीन स्टेट्स, ओके। सो स्टेट्स के बीच में अगर स्विच करना हो तो वहां पे हम लोग फाइनाइट स्टेट मशीन का यूज करते हैं। एंड बिहेवियर ट्री में क्या होता है, फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव फॉर रिट्राइंग और फॉल बैक स्ट्रेटजी, ओके। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन लॉजिक फ्रॉम ट्रीज टू बिहेवियर, डिसीजन लॉजिक कैसे काम करता है, विच डिसीजन मेकिंग मॉडल शुड बी यूज्ड फॉर एआई एजेंट। तो इस तरीके से मैंने बताया कि डिसीजन ट्री का भी होता है, सुटेबल फॉर सिंपल इफ एल्स सिनेरियो, एंड फाइनाइट स्टेट मशीन आइडियल फॉर स्विचिंग बिटवीन प्री डिफाइंड स्टेट्स, एंड बिहेवियर ट्रीज इज बेस्ट फॉर फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टिव स्ट्रेटजी विथ रिट्राइंग एंड फॉल बैक एक्शन। ओके, नाउ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये भी तो एक स्थिति आती है जब हमें डिसीजन मेकअप करना पड़ता है, जब हमें डिलेमा की स्थिति में, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग कैसे होता है अनसर्टेनिटी के अंदर। सो एजेंट हैंडल सरप्राइज यूजिंग कॉन्फिडेंस स्कोर, सो कॉन्फिडेंस स्कोर का यूज करके ये सरप्राइज हैंडल करता है, यूटिलिटी बेस्ड मॉडल और रीइंफोर्समेंट लर्निंग टू मेक रोबस्ट डिसीजन, ठीक है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी है लेकिन आपके डिसीजन, आपके एजेंट को डिसीजन लेना है, तो वह कॉन्फिडेंस स्कोर का यूज करेगा, यूटिलिटी बेस्ड मॉडल का यूज करेगा और इन्फोर्समेंट लर्निंग का यूज करेगा, किसके लिए, डिसीजन को मेक करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए वह इस 3 टेक्निक का यूज करेगा। सो कॉन्फिडेंस स्कोर में क्या होता है, इट यूज कॉन्फिडेंस लेवल टू एक्सेस रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर का यूज होता है। अब यूटिलिटी बेस्ड मॉडल में क्या होता है, इवेल्युएशन ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी और वैल्यू, एंड इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस टू मेक ऑप्टिमल डिसीजंस, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ इवेल्युएशन मैट्रिक्स की बात करते हैं। हाउ डू यू मेजर एन एजेंट, एजेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल को ट्रेन करने के बाद हमें मॉडल के परफॉर्मेंस को भी निकालना होता है कि हमारा मॉडल टेस्टिंग डेटा पे कैसा परफॉर्म किया, ट्रेनिंग देने के बाद उसका प्रेडिक्शन कैसा आया, क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या स्कोर है, क्या परफॉर्मेंस है, इवेल्यूशन हमें करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको अपने एजेंट का भी इवेल्यूशन करना पड़ता है। तो उसमें कौन कौन से मैट्रिक्स इंक्लूड होते हैं, तो पहला मैट्रिक्स है कि टास्क कंप्लीशन रेट, ठीक है, कितनी रेट से वह टास्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। टाइम टू कंप्लीशन, टाइम कितना ले रहा है कंप्लीट करने के लिए, एक्यूरेसी क्या है, ऑटोनॉमी स्कोर क्या है, एंड एरर रिकवरी क्या है। ये है हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफ एजेंट, ओके। नाउ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, उसी को थोड़ा सा इस यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। सो आवर एजेंट हैज सम evaluation matrix, task completion, that is percentage of task successfully finished, okay. Accuracy measures that the measure of correctness in task execution, and error recovery means ability to bounce back from mistakes, okay. Time of completion मतलब एवरेज टाइम
taken to finish the task. And autonomy score means level of independence for performing the task. Okay, आगे चलते हैं. सो एजेंटिक एआई लूप क्या होता है? सो द एजेंटिक लूप इंक्लूड क्या क्या? परसीव, मतलब ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम लोग परसिवरेंस का यूज करते हैं. रिमेंबर, यहाँ पे मेमोरी का यूज किया जाता है. प्लान एंड प्रियोरिटाइज किया जाता है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर मैंने यहाँ पे अपनी मेमोरी में रख लिया. उसके बाद हमें प्लानिंग बनानी है स्टेप बाय स्टेप और प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा स्टेप पहले किया जाए. उसके बाद हम यूज टूल कौन सा यूज करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए जेमिनी का एपीआई यूज करना है, ओपन एपीआई का एपीआई यूज करना है, या फिर सर्फ एपीआई या डकडको सर्च एपीआई, क्रू एपीआई, कौन सा हमें यूज करना है अपने एजेंट को क्रिएट करने के लिए. उसके बाद डिसाइड एंड एक्ट आता है. उसके बाद हम लोग इवेल्युएट एंड लर्न करते हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप कुछ एजेंटिक लूप्स होते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए, पहले परसीव करो, फिर रिमेंबर करो, फिर प्लान एंड प्रायोरिटाइज करो, फिर टूल यूज करना है, फिर डिसाइड एंड एक्ट करना है, फिर हमें इवेल्युएट एंड लर्न करना है. ओके, अब हम लोग एक फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं. ट्रैवल बुकिंग एजेंट आपको बनाना है. ठीक है, ट्रैवल बुकिंग एजेंट बनाना है, तो ये एजेंट करेगा क्या, इसका गोल क्या होगा? सो ए ट्रैवल एजेंट हैंडल ए बुकिंग गोल यूजिंग मेमोरी. ओके, उसका हमने कह दिया कि भाई आपको आपको किसी XYZ डेट के लिए आपको 2 टिकट बुक करवाना है, फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. तो ये मेमोरी का यूज करके हमने जो इन्फॉर्मेशन उसको दिया, उसको वह स्टोर करेगा. फिर अकॉर्डिंगली वो प्लान करेगा, फिर प्रायोरिटाइज करेगा, फिर डिसीजन लॉजिक लगाएगा, एंड टूल्स टू अनाउंस कंप्लीटली अनाउंस एक टू डू ए टास्क कंप्लीटली. ओके, सो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे एजेंट ने क्या क्या किया? पहले बुकिंग गोल्स को हैंडल करने के लिए इसने मेमोरी का यूज किया. मेमोरी के यूज करने से प्लानिंग किया, फिर उसको प्रायोरिटाइज किया, फिर डिसीजन लगाया. ठीक है, इस तरीके से हमारा एक ट्रैवल एजेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में जा करके हमारे लिए टिकट बुक करता है. लेकिन सोचिए, अगर वहीं पे ह्यूमन के द्वारा टिकट बुक करवाने के लिए क्या के लिए कहा जाए, तो वहाँ भी यही सेम प्रोसेस करेगा. हम उसको या तो टेक्स्ट मैसेज करेंगे या फिर कॉल करके बताएंगे कि भाई ट्रैवल एजेंट को हम लोग एजेंसी में फ़ोन करेंगे कि हमें इस डेट का टिकट चाहिए. वह लिख लेगा अपने मेमोरी में. ठीक है, पहले कॉपी पे पेन पर नोट कर लेगा, फिर उसके लिए प्लानिंग बनाएगा, मतलब नेट में सर्च करेगा, जो भी अवेलेबल उसके वेंडर होंगे उनको वह कॉल करेगा. फिर उनको कॉल करने के बाद वह देखेगा कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो प्रायोरिटाइज करेगा. फिर सबसे बात करने के बाद आपके लिए एक फाइनल टिकट बुक करके देगा, जो आपके बजट के हिसाब से हो. तो जो ह्यूमन करते हैं वही काम यहाँ पे एजेंट भी कर रहा है. ओके, सो ये उसी बात को इमेज के माध्यम से बता दिया गया है. ट्रैवल एजेंट बुकिंग, ट्रैवल एजेंट्स ऑटोनॉमस बुकिंग. ओके, सो यहाँ पे देखिए, पहले मेमोरी, द एजेंट एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फॉर बुकिंग टास्क. ओके, आफ्टर दैट प्लानिंग, द एजेंट स्ट्रेटजी टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट बुकिंग स्टेप्स. उसके बाद डिसीजन लॉजिक, द एजेंट्स रीजनिंग प्रोसेस टू मेक इन्फॉर्म बुकिंग चॉइस. एंड आफ्टर दैट टूल यूज द एजेंट प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग टूल्स टू कंप्लीट द बुकिंग. ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने एक ट्रेवल टिकट बुक करने का सोचा है, ट्रैवल टिकट या होटल बुकिंग करने के लिए आपने सोचा है, तो ट्रैवल एजेंट के पास आप जाएँगे. ट्रैवल एजेंट हो सकता है कि अन्य भी ट्रैवल एजेंट के साथ जुड़ा हो, TA1, TA2, TA3. ओके, और ये आपस में कनेक्टेड हों. ओके, तो ये कहने का मतलब ये है कि ऑल एजेंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दे प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अस. ओके, इन आवर प्राइस रेंज. ओके, सो हर एक एजेंट का अपना अपना अलग अलग एट्रीब्यूट होता है. हर एक एजेंट का अलग अलग एट्रीब्यूट होता है अपने, और उन सभी एट्रीब्यूट का यूज करके वह हमारे काम को आसान बनाने के लिए आपस में ये लोग कम्युनिकेट करते हैं. ओके, तो देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा. एजेंट नीड मेमोरी, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, डिसीजन लॉगिंग एंड इवेल्युएशन. ये हमारे एजेंट के पास होना चाहिए. क्या? मेमोरी होना चाहिए. ओके, मेमोरी सबसे पहले होना चाहिए, ये ब्रेन होता है अपने एजेंट का. फिर प्लानिंग, डेटा गैदर हो गया, मेमोरी में स्टोर हो गया, फिर उसके हिसाब से यहाँ प्लान बन गया. प्लान अगर बन गया तो कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन होता है. उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है. उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसका हम लोग इवेल्युएशन करते हैं. और इस तरीके से हमारा एक एजेंट इन 5 स्टेप्स का यूज करके
हमारे लिए एक टास्क एग्जीक्यूट करता है। ओके, अभी तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, धीरे धीरे चल के हम लोग इसका पाइथन से रिलेटेड जो कोड होता है उसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ एक हम लोग एजेंट भी बना करके देखेंगे, ताकि आपको दिखे कि एजेंट वास्तव में काम कैसे करता है, कैसे हमारे क्वेरी का रिस्पॉन्स करता है, कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, और भी कौन कौन से लाइब्रेरी होती हैं, एपीआई होती हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं अपने एजेंट के फॉर्मेशन में, ताकि वो हमारे काम को आसान बना सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक से फिर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।